साफ करता है, वो आपको चाय भी पिलाएगा, वो आपका कमरा भी साफ करेगा, वो आपके लिए टाइपिंग भी कर देगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग का भी यही काम है, सब लोग हैं, कोई थोड़ा कम मल्टीटास्किंग, कोई थोड़ा ज्यादा मल्टीटास्किंग है। तो उसमें हमारे पास जो है ज्यादा मल्टीटास्किंग वाला फॉर्मूला है, सबने बड़ा अच्छा शब्द दे दिया। अब मेरे पास अच्छा है कि मैं यहाँ पे आया। चलिए वहां से चलिए, उससे पहले आप लोगों ने जैसे आप लोग ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो आपके पास कोई डेटा है, कुछ भी डेटा हो, किसी के पास कोई डेटा है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे दिख रहा है, आ जाओ, ये दिख रहा है। डेटा किसी के पास नहीं है। चलिए, कितने लोग एआई जान रहे हैं? एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपको लगता है कि वो इंटेलिजेंट है? तो काहे कि उसके लिए परेशान है, बंद करो, चला जाएगा। जो वो इंटेलिजेंट नहीं है, हमें लग रहा है कि इंटेलिजेंट है, उसका मतलब वो इंटेलिजेंस थोपी जा रही है हमारे ऊपर। पहले ये तो माने को इंटेलिजेंट है भाई, सीखेंगे तो उससे नहीं जो इंटेलिजेंट हो आपसे ज्यादा। हाँ, आपने कभी किसी अपने से कमतर से कम इंटेलिजेंस व्यक्ति को सीखा है क्या? नहीं, हम तो भाई हमेशा जो है कुछ चीजें हैं, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, विभव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, ज्ञान हमेशा ज्यादा ज्ञानी से कम ज्ञानी की तरफ जाता है। तो इंटेलिजेंट कहाँ है? तो पहले तो इस बात को हम लोग दिमाग में बना लें कि वो उसका हवा है, ठीक है। दैट इज नॉट सो इंटेलिजेंट, AI is not so intelligent that it has been claimed to be. जितना दावा किया जा रहा है उतना इंटेलिजेंट नहीं है, पर हाँ दिन प्रतिदिन वो अपने आप में सुधार ले आता है, ठीक। और सुधार कैसे ले आ रहा है? सुधार ऐसे ले आ रहा है कि उसको बहुत सारा डेटा एक्सेस करने को मिल गया है। अब वो डेटा क्या है, तो हम लोग पहले जो कुछ जरूरी चीजें हैं जिसमें हम लोग देखते हैं, सीखेंगे कि सामने सवाल बहुत सिंपल सा, डेटा क्या है? हाँ? क्योंकि इसी के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि हमारी एनालिसिस क्या हो। हाँ? डेटा का नेचर क्या है। और एक और चीज है इसमें, अगर जिन लोगों ने पिछले साल भी वर्कशॉप अटेंड किया उसमें पिछले साल की बात की, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है? बिना रिसर्च क्वेश्चन के आप रिसर्च नहीं कर सकते। शुरुआत ही वहीं से होगी और अंत तक वो हर एक चीज के लिए जो डिसाइसिव पॉइंट है, जो डिसाइसिव आपका क्राइटेरिया है, वो कौन होगा? रिसर्च क्वेश्चन होगा। अगर आप रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है होंगे उससे मुझे मतलब नहीं है, रिसर्च में है, तो आपको किस तरीके का रिलेशनशिप देखना है, किनके बीच में देखना है, ठीक। ये आपके दिमाग में, आपके जहन में कहां से आएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? तो रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं भी आप लोग सामने अनप्लग करके कुछ लगाइए। लेकिन मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, अपने साथ एक बच्चे को लेकर घूमता, थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, उससे ज्यादा जानता हूँ के बारे में। ये सिखाता रहता है, ये पर्सनल है। ये मेरा रिसर्च स्कॉलर है रवि, उसका ये वर्क है, बेसिकली इज वर्किंग ऑन पॉजिटिव टॉक्सिसिटी। गुड।
रवि क्या ही रिसर्च करोगे यार, हमारा रिसर्च टॉपिक खुलते अंधेरा हो गया। लोग कहेंगे कैसा पॉसिबल पॉजिटिव टॉक्सिसिटी। मेरा नहीं होता तो पता कैसे चलता किसके पास लैपटॉप है। चलिए, किसी ने टर्म सुना है पॉजिटिव टॉक्सिसिटी? कितने लोगों को लग रहा है कि गलत टर्म है? टॉक्सिक पॉजिटिविटी नेगेटिव चीजें हमारे फेवरेट। एक तरफ तो आप कह रहे हैं पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं टॉक्सिक है। ये चीनी है, चीनी मीठा तो है पर नुकसानदेह है। आजकल जिस तरीके के आप लोगों ने तो फिर भी काफी हद तक डिसाइड कर लिया होगा, 2 4 6 लोगों के दिमाग में वो कीड़ा अभी भी चल रहा होगा सिविल सर्विसेज वाला। बाकी सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि एकेडमिक्स में जाना है। कोई है सिविल सर्विसेज वाला? हाँ? है ना? ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये प्लान बी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना प्लान बी है। प्लान ए क्या है? सिविल सर्वेंट बनना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, काला आदमी को पहचान में आ जाए। अच्छा ये बताइए, मैं अगर ये बहुत बड़ी बात है तो हम लोग पॉजिटिव टॉक्सिसिटी की बात करें तो पॉजिटिव टॉक्सिसिटी हो क्या रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत कम ऐसे बच्चे इलाहाबाद में आप लोग जानते हैं हर रोज 1000 बच्चे कम से कम ये सपना लेके इलाहाबाद की धरा पे कदम रखते हैं कि वो क्या बनेंगे? सिविल सर्वेंट बनेंगे। आप लोगों में से भी 90% लोगों ने यही सोच के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर ईश्वर डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, जहाँ पे भी लिया हो, यही सोचिए कि अब तो वहाँ पहुँच गए हैं तो IAS से कम क्या ही बने। ठीक है, और अगर भाग्य अच्छा रहा तो हो सकता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाए सीधे, कैबिनेट सेक्रेटरी बने या प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। पर आप अपने माँ बाप की तमाम माँ बाप की तमाम उम्मीदों के साथ आते हैं। हम लोग अपने कंधे पे जो बोझ लेके आते हैं वो केवल वो दाल चावल कपड़ा लगता कॉपी किताब नहीं होता, वो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस होती है, वो आपके गांव के लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आके पढ़ रहे होते हैं तो गांव के भी कई लोग फोन करके पूछते हैं, भैया तुम वहाँ पढ़ा था कैसन बात ठीक ठाक बा, अपने लेके कम भेजा चाहते ही, कौन कॉलेज कौन यूनिवर्सिटी कौन बढ़िया बा कौन नहीं रही, सब पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फीडबैक। ठीक है, तो आप लोगों को फीडबैक देते हैं। जब बच्चा यहाँ पे आता है और 10x6 का कमरा पाता है और उसी में क्या है, उसी में उसका बेडरूम भी है, उसी में उसका ड्राइंग रूम भी है, उसी में उसका किचन भी है, सब चीजें हैं ना। टेबल के ऊपर गैस चूल्हा रखा हुआ, नीचे सारी जगह हैं जो फूड आइटम है, फूड आइटम से वो सारी चीजें रखी हुई हैं। हम सब लोग इस कहते हैं वो बच्चा यहाँ पे 10x6 के कमरे में रह रहा है, उस बच्चे के पास जाइए गाँव में 4 बीघा खेत है उसके नाम अकेले। अगर उसको टहलना भी हो तो इसे घूम के टहला है तो उसका जो है एक्सरसाइज हो जाए। और वो बच्चा यहाँ पे 10x6 के कमरे में रह रहा है क्योंकि उसको कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं वो अपने से भी और माँ बाप की भी। और यहाँ रहते रहते उसको समझ में आता है कि यार गांव में जिस स्कूल में पढ़े थे टॉप किए थे तो गांव वालों ने कहा था भैया बहुत IAS मटेरियल है इसको भेजो शहर। जब वो शहर आता है तो उसको पता चलता है यूनिवर्सिटी में आने के बाद उसका जो सामना है वो समुद्र की मछलियों से हो रहा है। अभी तो वो छोटे से तालाब में था जहाँ पे वो सर्वश्रेष्ठ था, अब वो समुद्र में आ गया है जहाँ पे उससे भी बड़े बड़े सर्वश्रेष्ठ थे। और वो आज से नहीं कई सालों से घिस रहे हैं क्योंकि UPSC या कोई भी आपका एग्जाम हो वो इतना आसान नहीं होता है, कंपटीशन तगड़ी चीज है। ठीक, तो उस दौरान उससे क्या होता है, तब उसी समय बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ सीनियर्स जो चाहे तो उसको मोटिवेट करेंगे, कुछ YouTube पे मोटिवेट करेंगे। हाँ, क्या नाम है, विवेक बिंद्रा और कौन हुआ है, संदीप माहेश्वरी। आपको हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, सबसे छोड़ दीजिए।
तुम कहानी सिविल सर्वेंट बन गए, तुम भी छोड़ के इधर आ गए ना, तुमको पैसा दिखा तुम इधर आ गए। ठीक, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि आपके अंदर के जो इमोशंस है आप उनको दबाइए, नेगेटिव इमोशंस को दबाइए और केवल पॉजिटिव की बात कीजिए। ठीक है, एक समय तक तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी लगता है हाँ यार आज वो मॉक टेस्ट दे के आए, अच्छा नहीं हुआ, तो इस पर ध्यान नहीं फोकस करते, नेगेटिव चीजें इसको नहीं ध्यान देते, इस पर ध्यान देते कि हमारा पॉजिटिव क्या है, हमने क्या अच्छा किया, हम उस पर काम करते। वो उसने अपने इमोशंस को क्या किया, नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस कर लिया। ठीक, ये एक बार हुआ, फिर 2-4 दिन बाद दूसरी बार हुआ, फिर 3-4 दिन बाद फिर दोबारा हुआ, तो होता रहा। इसी दौरान घर से कुछ कहने सुनने को मिल गया कि बेटा इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ, निकल जाए मेरा, प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा तुम्हारा। उसी में मान लिया कहीं कुछ रिलेशनशिप वगैरह में आ गए, भाई एज ऐसी हो चुकी है, अट्रैक्शन होना लाजमी है। तो अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, कहीं उसमें कुछ कहा सुनी हो गई, कहा सुनी नहीं हुई, जिसके पीछे पड़ा हो वही पता चला किसी और की हो गई। सबसे बड़ा सेटबैक लगता है। हाँ, अगर मान लिया उसने ठुकरा दिया तो फिर लगता है कि बस वही वाली पिक्चर चलनी चाहिए, शादी में जरूर आना। ठुकरा के मेरा, कितने लोगों ने देखा है ठुकरा के मेरा प्यार? सब लोगों ने देखा होगा ना, सबसे वाले। चलिए, तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये सिखाया जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, और इमोशंस कंट्रोल करने के लिए नहीं है, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आप दुखी हो तो आप ये बताओ कि आप दुखी हो, अगर आप खुश हो तो आप ये बताओ कि आप। और होता क्या है कि इतना ज्यादा जो है पॉजिटिविटी के नाम पे हम लोगों को क्या चढ़ा दिया जा रहा है, टॉक्सिसिटी पिला दी जा रही है। हाँ? क्या हो अगर आपको हर रोज ये बोला जाए कि काजू बादाम खाओ, हाँ, और आपको हर रोज 1-1 किलो काजू खिलाया जाए, क्या होगा? नुकसान करेगा ना, हाँ, लोटा लेके दौड़ना पड़ेगा। तो वही हाल यहाँ पे भी है, पॉजिटिविटी के नाम पे इतनी ज्यादा गुट्टी पिला दी जा रही है कि वो नेगेटिव साइड में जा रही है। वो बच्चे एलेक्सिथीमिया, क्या टर्म है ये ना, एलेक्सिथीमिया को से सफर कर रहे हैं। एलेक्सिथीमिया एक फिनोमेना है जिसमें बेसिकली अ पर्सन डेवलप्स एन इनेबिलिटी टू आइडेंटिफाई हिज और हर इमोशन। वो क्या फील कर रहा है वो महसूस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने अपने इस तरीके के इमोशंस इतनी बार दबा लिए ना कि वो ब्रेन उस इमोशंस को आगे बाहर निकलने नहीं दे रहा। और अगर गलती से 40-45 साल की उम्र में वो SDM बन गया, CTO बन गया, कुछ बन गया, और जब जनता के सामने जाएगा तो क्या उनके इमोशंस को समझ पाएगा? हाँ? फिर किसी दिन जब YouTube पे कोई उसका वीडियो वायरल होगा कि जनता को मारते हुए सरकारी अधिकारी, तो लोग अभी मतलब 45 साल में नौकरी लगी थी, 46 साल में YouTube पे वायरल हो गए और सस्पेंड हो गए। ठीक है, तो इसी पे मेरे बच्चे का एक काम है, और ये देखना चाह रहा है कि किस हिसाब से हम लोगों को, बच्चों को इसमें जो है देख रहे हैं। और हम लोगों ने इसमें लिया है कि वो बच्चे जो IIT JEE की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ओवरऑल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम कई तरीके के हो सकते हैं। IIT का है, JEE का है, हाँ, IIT JEE हो गया, नीट हो गया, SSC हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, हाँ, या किसी और तरीके का कॉम्पिटिशन एग्जाम हो गया। तो हम लोगों ने उन सारे बच्चों को लिया है और उनसे हम लोगों ने कुछ डेटा कलेक्ट किया। अब सवाल ये कि साहब डेटा तो कलेक्ट किया है, पर ये डेटा होता क्या है? आप लोग इतने दिन से वर्कशॉप कर रहे हैं, बता दीजिए डेटा क्या है? सब लोग डेटा पे ही काम करेंगे या करने वाले होंगे? तो बताएगा डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स। उसमें रॉ क्या है? जैसे कच्चा आपने भर दिया उसको, हाँ, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती? डेटा क्या, डेटा क्वालिटेटिव ही होगा। कितने लोग सहमत हैं कि डेटा क्वालिटेटिव होगा? ये सही है, मैं कह रहा हूं ये सही है। डेटा हमेशा क्वालिटेटिव होता है। विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट वी कन्वर्ट इट इनटू नंबर्स। तो हमारे पास डेटा क्या है? डेटा क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है, पर क्वालिटेटिव फॉर्म में क्या चीज होती है हमारे पास? सूचनाएं या विशेषताएं। अच्छा, क्या ये डेटा है? सर ये साइन है सर। आपसे पूछा जाए कि लेक्चर खत्म हो गया, कैसा रहा, तो आपने यूं कर दिया, इज इट अ डेटा? यस। ये तो क्या ना क्वालिटी है ना विशेषता है, क्या है? ये तो अंगूठा दिखा रहे हैं।
लेकिन सर ये साइन, सिंबल, जेस्चर, स्टेटमेंट, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशन, ये सारी चीजें क्या है? ये आपका डेटा। और आप और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इस समय हम लोग डेटा से ओवरबर्डन है, ठीक है? और न केवल ओवरबर्डन है, और हम हर समय अपना कुछ ना कुछ डेटा दे रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग स्मार्ट वॉच पहने हुए हैं? हाथ खड़ा करें। कोई है स्मार्ट वॉच पहने हुए? एक स्मार्ट वॉच नहीं है, दो। आप लोग कंटिन्यूअसली अपना डेटा कैलिफोर्निया भेज रहे हैं। हाँ, आपकी हर एक हार्टबीट रिकॉर्ड हो रही है वहां पे, ठीक? आपके हार्टबीट से लेकर आपके सांस लेने तक, आपके पलक झपकने से लेकर आपकी आंखों का फैल जाने तक, हर एक चीज क्या है? डेटा। आप इस डेटा पे काम कर रहे हैं, और जब आपके पास डेटा आ रहा है तो हम लोगों की आदत है, हम लोगों को रिसर्च में सिखाया गया है कि सर 200-250 सैंपल ले लो, डेटा कलेक्ट कर लो, बहुत है। और आप लोग जिस चीज को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एआई, वो करोड़ों करोड़ डेटा को हैंडल करके इस लेवल पे पहुंचा है। उसने क्या किया है? उसने पैटर्न मैचिंग किया है, उसने मशीन लर्निंग का टर्म आप लोगों ने सुना होगा, मशीन लर्निंग से सीखा है। आप लोगों को एक चीज पता है, आप लोगों ने गूगल में कैप्चा भरा है कभी? यस कैप्चा आता है ना? कभी कभी तो ऐसा होता है कि कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि आर यू ह्यूमन, लाइक रोबोट है यहाँ। और वो कैप्चा कैसा देता है? एक समय में गूगल ने ऐसे पुराने टेक्स्ट डेवलप किए, उसने कहां से सीखा? ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहलाता है, OCR, जो हम लोग लिख देते हैं ना, और उसके बाद उसको खर्चे कैसे कन्वर्ट कर देता है? उसमें कन्वर्ट कर देता है कि वो, या वो पढ़ देता है कि हैंड रिटन है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। वो कैसे सीखा? उसने कैप्चा से सीखा। आपको पता है कि नहीं? वो एक पर्टिकुलर कैप्चा इमेज देता था किसी बुक का, किसी उसका, जो कि कैलीग्राफिक फॉर्म में लिखी हुई है। ABCD तो उसने सिखा दिया कि अगर ऐसे ऐसे करके है, 3 डंडा है, 2 इधर और 1 इधर, तो ये क्या है? ये A है। अगर B लिखा है तो इसी करके बना हुआ ये B है। पर कुछ लोग B कैसे लिखते हैं? कुछ लोग B ऐसे लिखते हैं, ठीक है? कुछ लोग A कैसे लिखते हैं? A ऐसे लिखते हैं। कुछ लोग है A U लिख देते हैं। कुछ लोगों का A अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है? कुछ लोग C ऐसे लिखते हैं, ठीक? तो अब ये वाला सी तो आसान था समझाना, ABC, पर इस तरीके की चीजों को कैसे समझाया जाए? और इसमें भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। F लिखना है, ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है। हाँ? तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपने F लिखा है? इसको हम ही ने सिखाया है, गूगल ने सिखाया है। कैसे? उसने किया क्या कि किताबों की इमेजेस को लिया और एक पर्टिकुलर हिस्सा, इतना हिस्सा काट लिया फॉर एग्जांपल, और दे दिया आपको कैप्चा। आपके लिए मीनिंगलेस है, उसके लिए मीनिंगफुल। आपने पढ़ के बता दिया कि क्या है? ATE और RE स्पेस RE, आपने उसको टाइप कर दिया, और उसने पहले से भी पॉसिबल ही लगा रखा था कि ये हमारी लर्निंग है। उसने टेक्स्ट से लर्न किया हुआ है, उसको वैलिडेट कराया हम लोगों से कैप्चा करके। और जब वैलिडेशन हो गया तो क्या हुआ? कंफर्म हो गया कि ये यहाँ पे यही लिखा है। अब इसका मतलब उसने अपनी कोडिंग में डाल दिया कि अगर इस तरीके का डेटा आपको दिखाई दे, इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब A है, इसका मतलब E है, इसका मतलब स्पेस है, इसका मतलब R है, इसका मतलब E है। तो जाने अनजाने हम लोग इसको बोलते हैं बेसिकली क्राउड सोर्सिंग। क्या कहलाता है ये? क्राउड सोर्सिंग। डेटा कलेक्शन का बड़ा आसान तरीका है क्राउड सोर्स करना। लोगों को आप दे देते हैं, कुछ ऐसा काम देते हैं जो उनको लगे कि जब तक ये काम नहीं करेंगे हमारा काम नहीं होगा, उसी बहाने उनका डेटा कलेक्ट हो गया। तो तमाम तरीके हैं जिसके थ्रू डेटा कलेक्ट किया गया है। ये भी रवि जो है डेटा कलेक्ट करने के लिए अभी उनका हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने अपना कुछ ये क्वेश्चन डेवलप किया है। आप लोगों ने भी डेवलप किया होगा। कितने लोगों का क्वेश्चन बेस्ड स्टडी है? कितने लोग डेटा कलेक्शन के फेज में है? ओके। और कितने लोग हैं जिनका भी लिटरेचर रिव्यू चल रहा है? ठीक, जिनका लिटरेचर रिव्यू चल रहा है वो उसको बड़े ध्यान से सुने। आपके लिए बहुत सारी चीजें काम की है। जिनका डेटा कलेक्शन चल रहा है वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जो मिलना था वो मिल ही रहा है या मिल चुका है। ठीक, अब उसको हमें समझना है। तो आप जब इस तरीके की चीजें करेंगे तो आपको बहुत सारी आप डेटा इससे कलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इस पे जाएंगे तो देखिए सबसे पहला AI टूल तो यही है। हाँ, AI टूल का मतलब क्या है कि आप कुछ दीजिए और वो आपको आपके मन का काम करके देते हैं। और कितना अच्छा हो अगर वो आपको आपका मन का काम बिना पूछे करके दे दे। हाँ, वो ज्यादा अच्छा होगा ना।
तो यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं साहब, हमारे पास एज रेंज हमने क्या दिया, 16 से 20 के भी है, 20 से 30 के भी है और 30 से 40 के भी है। तो कितना कितना पढ़ेंगे, किसके हैं वो उसने अपने आप बना के दे दिया। तो जब हमारे पास डेटा होता है तो डेटा भी दो तरीके से बेसिकली हमें काम आता है। एक होता है डेटा एनालिसिस और एक होता है डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, डेटा एनालिसिस में क्या है कि आप उसमें से चीजों की इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को निकालना है, कुछ आप सूचना है, आपने सूचनाएं दी है आंकड़ों के रूप में, और फिर आप क्या करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं और वो एनालिसिस करके आपको एनालिसिस करने की क्यों जरूरत है। एनालिसिस के भी जो क्या कहेंगे टाइप्स है वो दो तरीके की एनालिसिस होती है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को अगर हम बात करें यहाँ पे तो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? पैरामीट्रिक नंबर, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी, तो डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी कह लो, डिस्क्रिप्टिव कह लो। डिस्क्रिप्टिव ठीक है, एंड डिस्क्रिप्टिव हो गया इन्फ्लुएंशियल स्ट्रक्चर और इन्फ्लुएंशियल हो गया। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है, केवल आपको बता देना कि कितने लोग थे, कितने परसेंट लोग थे, कितने परसेंट लोगों ने हाँ कहा, कितने परसेंट लोगों ने ना कहा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कितने परसेंट 16 से 20 साल है, 16 से 20 साल को हम क्या बोलेंगे, अर्ली एडल्टहुड। ठीक है, हमारे यहाँ के अर्ली एडल्टहुड के कितने बच्चे हैं, 29% है। कितने बच्चे हैं जो मिडिल एडल्टहुड में, कितने बच्चे हैं जो लेट एडल्टहुड में। हमारे हमने हिसाब से अपना डिफरेंशिएट कर रखा है, वो हमने क्लासेस दे रखी है। इस तरीके से दिस इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म का डेटा विजुअलाइजेशन काफी कारगर होता है। मेरा जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, एक दिन हम लोगों ने इनको टास्क दिया कि साहब आप बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे। हमारे पेपर में बच्चों को सिखाया जाता है क्योंकि वी आर साइकोलॉजिस्ट, तो हमारा मेन काम है ऑब्जर्व करना। ठीक, लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं अच्छा आप साइकोलॉजिस्ट हो, बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। हाँ, तो हम सीधे थप्पड़ मारते हैं। ठीक है, तो ये क्या मतलब है, मेरे मन में यही चल रहा था, काश कोई थप्पड़ मारे, अपने को मार देते हैं, काश की क्या बात। हाँ, हम लोग तब तक कोई चीज समझ नहीं सकते जब तक कि हम आपको ऑब्जर्व न कर दे। बिना आपको ऑब्जर्व किए हुए हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं होगा। जब आंकड़ा होगा तभी हम कुछ काम करेंगे। तो उस आंकड़े के लिए हमें क्या करना है, हमें आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो हमने इससे कहा कि हमने कभी डेटा ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्वेशन था इन लोगों का, कितने साल 2 to 6 ईयर के बच्चों को हमें हर रोज 1 घंटा ऑब्जर्व करना है, 40 से 50 मिनट ऑब्जर्व करना है अगले 10 दिन के लिए। ठीक है, ताकि हम बच्चों का एक बिहेवियरल पैटर्न निकाल सके। क्या निकाल सके, बिहेवियरल पैटर्न। और हम सब लोग पैटर्न के पीछे ही भाग रहे हैं। आप लोगों कितने लोग इकोनॉमिक्स के हैं, तो ये इकोनॉमिक्स का एजुकेशन का कोई बहुत सारे लोग, बहुत सारे ना, तो एजुकेशन वालों को भी पढ़ना पड़ रहा है। सोचिए आप लोग एजुकेटेड है कि नहीं। हाँ, एजुकेशन वालों को पढ़ना पड़ रहा है, ये बड़ी विडंबना है। साइकोलॉजी वालों को पढ़ना पड़े समझ में आता है, इकोनॉमिक्स वालों को पढ़ना पड़े समझ में आता है, गणित वालों को पढ़ना पड़े, गणित करते रहते हैं हमेशा। ठीक, चलिए, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया और हर एक की फ्रीक्वेंसी निकाल ली। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था तो हर एक बिहेवियर को उन्होंने फ्रीक्वेंसी निकाल ली कि कहाँ पे वो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर कर रहा है, कहाँ पे वो नॉटीनेस का बिहेवियर कर रहा है, कहाँ पे उसकी क्यूरियोसिटी शो हो रही है, कहाँ पे वो क्या कहते हैं वो बच्चा सो रहा है या जाग रहा है या आंख बंद करके बैठा है। वो सारी चीजें उसने रिकॉर्ड कर ली और उसकी फ्रीक्वेंसी बना ली। अब इसको आप कैसे विजुअलाइज करेंगे, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा विजुअलाइजेशन का, तो बताइए। आपको डेटा अगर ये इस तरीके का डेटा एक टैबुलेटेड फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। कौन सा ग्राफ, ग्राफ तो ग्राफ है, बहुत सारे ग्राफ, कौन सा ग्राफ, कौन सा ग्राफ अच्छा रहेगा। हाँ, पाई चार्ट। उससे क्या, पाई चार्ट होता है किस चीज के लिए, हम लोगों को ग्रेजुएशन में यही नहीं पढ़ाया गया, हम लोगों ने जानने की कोशिश नहीं करी कि अगर ग्राफ है, बार डायग्राम है तो क्यों है, हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्यों है, पॉलीगन है तो क्यों है, हाँ, या फिर पाई चार्ट है तो क्यों पाई चार्ट को हमें वो दिखाया जा रहा है। पाई चार्ट ये भी है, तो इतना जानते रहिए। पाई चार्ट बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूशन को बता देगा परसेंटेज वाइज, और आपको ये दिखाना है कि एक पर्टिकुलर डोमेन ज्यादा है, पर्टिकुलर डोमेन
कम है, अगर आपको ये करना है तो उसके लिए आता है स्पाइडर ग्राफ। कभी नाम सुना है आपने? स्पाइडर ग्राफ। आप स्पाइडर ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। उस बच्चे ने कहा सर कैसे करेंगे, तो हमने कहा बहुत आसान है, कुछ नहीं, हम सबका चहेता फेवरेट एआई, कौन सा आप लोग का फेवरेट एआई? सबके अपने अपने हैं। चैट जीपीटी। उसके अलावा कितने लोगों और कौन कौन से नाम आप लोग जान रहे हैं चैट जीपीटी के अलावा? मैं लिख लेता हूँ, जानता हूँ कि आप लोग की नॉलेज। जेमिनी है, मेटा है, डीप सीक है। दूसरा कौन सा है? डीप सीक। डीप सीक परप्लेक्सिटी। चौथा जेमिनी। हाँ, कौन बोला? इस्तेमाल किया है किस चीज के लिए है? इसके हम लिख दे रहे हैं, बड़े काम की चीज है वैसे आपने। एलएम जो है वो और कौन सा है? क्लाउड है क्लाउड एआई। CLEUDE इसके स्पेशलाइजेशन क्या है मैडम? किस चीज के लिए ज्यादा यूज होता है? लेकिन कुछ उसमें जनरेटिव एआई है, कुछ एजेंटिक एआई है, अलग अलग तरीके के एआई है, ठीक है? हम लोगों के लिए सारे एआई है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे एआई के नाम आ गए और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इतने एआई के बारे में जानते हैं। पर इसमें से डेटा एनालिसिस के लिए कौन सा है? डेटा एनालिसिस करता है? मैंने कभी यूज नहीं किया। लिटरेचर डेटा है ना, रिसर्च वाला डेटा है ना। नोटबुक अलग कितने लोगों को आता है? नहीं आता तो अभी 2 मिनट में सिखा दूंगा मैं। बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि हम सब लोग एकेडमिशियन है। हमारा काम क्या है कि बिना पढ़े जाके पढ़ा देना। चाहते तो यही है ना, बताओ। हाँ? पढ़ना ना पड़े, बस जाकर एक साथ धांसू लेक्चर देख के आए तो बच्चे एकदम फैन हो जाए। हाँ? कर सकते हैं कुछ हद तक, पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चलिए, इसमें से जितने भी आप लोगों ने बताए हैं, कोई भी डेटा एनालिसिस का नहीं है, ना ही डेटा विजुअलाइजेशन का। दे कैन हेल्प यू इन डेटा एनालिसिस, बट दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलरली फॉर द डेटा एनालिसिस, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे, इस समय इतने ज्यादा एआई टूल है कि अगर मैं लिखना शुरू करूं तो कई घंटे तक लिखता रहते हैं। सारे एआई टूल्स आते हैं, आपकी स्टोरी राइटिंग से लेके म्यूजिक कंपोजिशन तक, ठीक है? आपके ग्रामर को ठीक करने से लेके आपको जो कहते हैं रेसिपी बनाने तक, नई रेसिपी बनाना, नई कहानियां बनाना, जो भी किस्म की दुनिया है, जो भी आप कुछ सारे काम धाम करते हैं, वो सारी चीजों के लिए क्या आ चुका है? एआई आ चुका है। पर एक अभी भी एक ऐसी फील्ड है जिसके लिए एआई नहीं आया है। कौन सी फील्ड? अनाज उगाना, खेती करना। खेती करना रोटी कभी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी सर। नहीं, आ गया है। फसल नहीं डाउनलोड होगा, ऑब्वियस सी बात है। जिस दिन फसल डाउनलोड हो जाती है सर, उस दिन गूगल राज करता है हम पे। हाँ? बस वही फिर 50 नहीं, उसके लिए भी ऑलमोस्ट आ चुका है। हाँ? एग्रीकल्चर के लिए तो आ ही चुका है। एग्रीकल्चर के लिए आज हम लोग को भी देख रहे हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से, तो यहीं पे आपको लेकर दिखा दूं। आपको केवल अपने फोटो प्लांट्स की इमेजेस अपलोड करनी है और बता देंगे। बता देगा। आप वो छोड़िए, डॉक्टरी में भी एआई आ चुका है। मैंने ऐसे ही स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, मैं स्किन की फोटो खींची और अपलोड कर दिया। मैंने एआई से कहा कि डायग्नोस करो, उसने पॉसिबल डायग्नोसिस करके बता दी। उसने कुछ सिम्टम्स मांगे कि और क्या क्या सिम्टम्स हैं, इचिंग है, फलाना है, स्वेलिंग है, ये वो जैसे जैसे टिक करते गए उसने डायग्नोसिस करके बता दी। और उस एआई टूल की जो एक्यूरेसी है वो 95% है। इतनी डॉक्टर की खुद की नहीं है। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि हम इतने एक्यूरेट नहीं हो सकते। तो एआई टूल की है, वो किस बेसिस पे है? मैं जो इतना आपसे पूछ रहा हूँ उसका कारण है। ये इनके जो ये इतने करेक्ट हो रहे हैं, ये इतने ज्यादा जनरेटिव हो रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जनरेट करके दे रहे हैं, ये आखिर इनके पास आ कहां से रहा है? इतना ज्ञान कहां से आ रहा है? हमें से तो मिल रहा है। हाँ? डेटा से आ रहा है। ये डेटा हम ही लोगों ने दिया है। हाँ? टिकटॉक कितने लोग बनाए हैं? इंस्टा रील कितने लोग बनाते हैं? आपको लगता है कि आपने क्या किया, अपना वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, पर पीछे बैठे हुए कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो देख रहे हैं कि कौन सी रील
पॉपुलर हुई है, कौन सी रील कम पॉपुलर हुई है, कौन सा यूट्यूब वीडियो ज्यादा देर देखा गया है, कौन सा यूट्यूब वीडियो का कौन सा हिस्सा कई बार देखा गया है। ठीक है, अगर आप YouTube चलाएंगे तो आपको YouTube में भी इस तरीके का वो कर्व दिखाता है कि कहां पे सबसे ज्यादा बार देखा गया है। आप Spotify यूज करते होंगे या Amazon म्यूजिक यूज करते होंगे, ठीक है, वो आपको आपकी पसंद के गाने सुनाने लगता है 2-3 दिन बाद। आपको किस तरीके के गाने पसंद है? सर वो जो कुकीज होते हैं, हाँ, they are कुकीज नहीं मैम, उसके अलावा भी है। जैसे आपने जिस गाने को रिपीट मोड में सुना है, आपने जिस म्यूजिक कंपोजर को बार बार सर्च किया है, अगले 2-3 दिन में वो आइडिया लगा लेता है और उसके पास एल्गोरिदम है, ठीक है, कि उस पैटर्न में मैच करते हुए जितना भी डेटा है वो सबको एक साथ बुला लेगा। फॉर एग्जांपल मेरा है, अच्छा मेरी गाड़ी में जो बैठते हैं, कहते सर आपकी गाड़ी में बड़े अच्छे अच्छे गाने बजते हैं, तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने 4-5 बार ए आर रहमान को सर्च किया, उसके एल्बम्स लगा देता हूँ, टॉप 100 हिट्स ऑफ ए आर रहमान। तो अब मैं रैंडमली भी चलाऊंगा तो वो ज्यादातर मुझे ए आर रहमान के ही गाने सजेस्ट करेगा। वो जान रहे हैं कि इनकी लाइकिंग क्या है। अच्छा, वो इस चीज को भी ध्यान देता है कि अगर मैं सवेरे आ रहा हूँ, मैं सवेरे भजन लगा देता हूँ, तो सवेरे समय ए आर रहमान ही सजेस्ट करेगा। उसने क्या किया है, एसोसिएशन स्टैब्लिश किया। टाइम क्या है, किस तरीके का चीजें क्या है, उस हिसाब से वो चीजों को एसोसिएट करता है। ठीक है, इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट है कि हम इंटेलिजेंट है जिसने उनको सिखाया है। सर ये आते हैं इंटेलिजेंट तो हम हैं सर। हाँ, लेकिन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, अभी तक जिस चीज के लिए कोई एआई टूल नहीं है वो है टीचर। हाँ, घर के कामकाज करने के लिए रोबोट्स आ चुके हैं, शेफ आ चुके हैं, पढ़ाने के लिए टीचर आ चुका है, रोबोट में पढ़ाता है। रोबोट टीचर के तौर पे भी आए हैं, सही कह रहे हैं, नो डाउट, और वो पढ़ा नहीं सकते। कारण ये है, कारण क्या है, कारण ये है कि वो अभी आपके इमोशंस को ढंग से पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारे इमोशंस इतने क्या कह रहे हैं, इजी एक्सप्लेनेबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मरियोना मर जाता है, बहुत बढ़िया चल रहा है, गधा नहीं, हाँ, मन ही मना बरिया रहे हैं और चेहरे क्या दिखा रहे हैं। ये कि नहीं किया आप लोग अपने किसी लेक्चर में, किसी न किसी टीचर को किए होंगे। सर टीचर भी तो वैसे हैं, ऊपर से कहते हैं बहुत बढ़िया, अंदर अंदर वो भी मन में इसीलिए कह रहा हूं। भाई जैसा वो सोचेंगे वैसा पाएंगे। देखिए, मैं सही बताऊं, एकता कपूर के प्रोग्राम जो है डेटा के तौर पे उसके पास न जाए, क्योंकि एकता कपूर के प्रोग्राम में ही लोगों के जो मेंटल डायलॉग्स हैं वो लोगों को सुनाई देते हैं, हम लोगों वाले नहीं सुनाई दे रहे। सोचिए अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसी कोई सुपर पावर आ जाए कि वो आपके मन की बातें जान ले, सुन ले कि आप क्या सोच रहे हो, हाँ, पागल हो जाएगा। सबसे पहले आप पागल हो जाएंगे। चलिए हम लोग इसमें से कुछ चीजों को हम लोग वर्कआउट करके देखेंगे, पर मुझे उसके लिए डेटा सेट चाहिए भाई। मैं अपना डेटा सेट यूज करूँ कि आप लोगों में से कोई देगा? किसी के पास कोई डेटा है ऐसा? हाँ, सर अभी इतने लोगों से डेटा बना लीजिए, बना दें, चलिए सबसे अच्छा रहेगा। एक काम करते हैं हम लोग, रिस्पॉन्स नहीं है, आधा टाइम तो ऐसे ही जाएगा। ओके, सब लोग अपना फोन निकाल लीजिए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए। नहीं पैसा नहीं, बस आपकी संपत्ति दिखाई जाएगी। पैसे में क्या रखा है, इलाहाबाद में जमीन महंगी है, और इसमें से ढंग से क्लिक कीजिएगा, किडनी भी जो है कितनी है, एक वाली